नमस्कार। आज हम लोग सागरीय संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सागरीय संसाधन क्या है, इन संसाधनों की हमें किस तरह से जरूरत हमारे लाइफ में इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब बातों का अध्ययन हम लोग करते हैं। दरअसल हमारे संसाधन में तमाम तरह के खनिज, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, खाद्य संसाधन, मछली और बिल्डिंग मटेरियल्स, इसके साथ साथ तमाम खनिज संसाधन के विद्यमान हैं। तो इन संसाधनों का हमारे लाइफ पर क्या असर होने वाला है, इसका मतलब ये है कि संसाधन हमारे जो सरफेस पर है वह संसाधन एक टाइम विशेष पर समाप्त हो जाएगा, या संसाधन समाप्त हो रहे होते भी हैं, कुछ संसाधन नहीं होते, लेकिन जो समाप्त प्राय संसाधन हैं अब वो समाप्त हो गए तो फिर हमारे पास वो कौन सा स्थान है जहाँ से हम संसाधनों का उत्कर्षण कर सकते हैं। क्योंकि बिना संसाधन के तो हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे, क्योंकि संसाधन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जीवन को सरल से सरलतम और ऊंचाइयों तक हम ले जा पाते हैं। लेकिन संसाधन अगर नहीं है तो फिर हमारी लाइफ एकदम प्राचीन युग जैसी हो जाती है। ठीक है, जिमरमैन तो बोलते हैं कि संसाधन ही सब कुछ है। हम मनुष्य का ज्ञान भी सबसे बड़ा संसाधन है और मनुष्य अपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने भविष्य के लिए तमाम तरह के संसाधनों की तरफ निगाहें गड़ाए हुए है। तो सबसे पहले उसे दिखता है कि हमारे पास एक समुद्र है, तो उस समुद्र के संसाधन का क्या हम उपयोग कर सकते हैं। उसने दौड़ाया, अध्ययन किया, तो पता चलता है कि समुद्र में जैविक संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन और ताजा जल संसाधन है। तो क्या हम इन संसाधनों पर हमारे भविष्य की डिपेंडेंसी हो सकती है? पता चलता हाँ, यस हो सकती है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ संसाधनों का उत्खनन तो हो ही रहा है, लेकिन भविष्य में समुद्र पर डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन सब को ध्यान रखते हुए हम सागरीय संसाधनों का अध्ययन करते हैं और इस अध्ययन से हमें पता चला कि तमाम तरह के जो संसाधन है और उसी हिसाब से इसका वर्गीकरण भी किया गया। तो वर्गीकरण हम शुरुआत करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए हमारे यहाँ 4 तरह के वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है जैविक संसाधन, दूसरा है खनिज संसाधन, तीसरा है ऊर्जा संसाधन और चौथा है ताजा जल संसाधन। अब ये 4 तरह के संसाधन हमारे पास देखिए, जैविक संसाधन तो जैसे समुद्री जीव है, और खनिज संसाधन जो उसमें रेत है, बजरी है, मोनोजाइट है, कोबाल्ट है। ऊर्जा संसाधन जो हमारे पेट्रोलियम है, गैस है, इसमें 2 तरह के इसके भाग में, और ताजा जल आजकल जैसे हम मालदीव है, अरब है, इन देशों के पास अपना पेयजल नहीं है, प्राकृतिक रूप से पेयजल उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग समुद्र के जल का उपयोग करते हैं और उससे रिफाइन करके उसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेयजल के रूप में भी जैसे हमारे यहाँ मालदीव में क्या था कि अभी हाल ही में वहाँ पर उनके यहाँ जो वाष्पन विधि से पेयजल उपलब्ध करने वाली जो मशीनरी बिगड़ गई थी, तो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने कई टैंकर जल वहाँ पर नौ का परिवहन द्वारा और वायु परिवहन द्वारा त्वरित भी उपलब्ध कराया था। तो खैर उस पर भी चर्चा करते हैं बाद में। जैविक संसाधन क्या है? तो समुद्री जीवन के आवास के आधार पर जैविक संसाधन को 3 भागों में बांटा गया: प्लैंक्टन समुदाय, नेक्टन समुदाय, बेंथस समुदाय। तो ये प्लैंक्टन समुदाय क्या है? ये छोटे जीवों का समूह है, छोटे प्लैंक्टन होते हैं, छोटे जीव होते हैं। ठीक है, इसमें मोलस्क के जीव भी हैं। तो ये छोटे छोटे जो जीव हैं वो उनका एक समुदाय है। उसमें पादप प्लैंक्टन और जंतु प्लैंक्टन, 2 तरह के प्लैंक्टन होते हैं, एक पादप प्लैंक्टन और जंतु प्लैंक्टन। तो पादप प्लैंक्टन जो है उसका जो विकास है वो समुद्र की सतह पर, समुद्र में 3 तरह के जो जोन है देखिए लिखा भी है: प्रकाशित परत, फोटिक लेयर, मंद प्रकाशित परत, डिमली लेयर, लाइटेड लेयर
और अप्रकाशित परत एफोटिक लेयर। ये तमाम 3 तरह के लेयर होते हैं। तो पादप प्लैंकटन जो है इन्हीं जगहों पर पनपता है। चूंकि पादप प्लैंकटन के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो बहुत जरूरी होती है, तो अक्सर पादप प्लैंकटन प्रकाशित परत में ज्यादा पनपते हैं, इनकी बाढ़ सी आ जाती है। आपने यहाँ देखा, यहाँ देखिए लाल भूरे रंग के शैवाल नुमा जो जीव होते हैं, लाल भूरे रंग के शैवाल नुमा जीव इतने तेजी से विकास करते हैं कि इस स्तर पर लाल ज्वार, इसको प्लैंकटन वाले क्षेत्र पर लाल ज्वार भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द लिखा है कि यह एक पादप प्रकाश यहाँ पर 0 से 200 मीटर की गहराई तक ये पाए जाते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और चूंकि इनकी भरमार होती है वहां पर, ये बहुत तेजी से विकसित होते हैं, तो यहाँ पर उसको सागरी हरा चारा के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इस पर कौन निर्भर होता है, तो इस पर बड़ी बड़ी मछलियां, छोटी मछलियों से लेकर बड़ी मछलियां तक निर्भर होती है। मतलब एक तरह से मछलियों के लिए भोजन है। अगला है मंत्र प्रकाशित स्तर, ये उससे जो थोड़े से बड़े जीव होते हैं उनके लिए ये 200 से 1000 मीटर की गहराई तक, जहां पर प्रकाश बहुत धीमा, प्रकाश पहुंचता है लेकिन धीमा पहुंचता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मंद प्रकाशित परत, मंद प्रकाशित। तीसरा है अप्रकाश, जहां पर अंधेरा रहता है, ये वो जीव है जहां पर तल में रहते हैं 1000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर या एकदम तली तक के जीव। ये बड़े मछलियों का क्षेत्र है जो वहां पर तल में घरोदा बनाकर रहते हैं। तो हमारे पास पादप प्लैंकटन और जंतु प्लैंकटन होते हैं। तो पादप प्लैंकटन में तमाम तरह के शैवाल हैं और हरे जो पौधे हैं, और जंतु प्लैंकटन में जैसे प्रवाल है, मूंगा है, इस तरह के छोटे छोटे जीव हैं और बहुत छोटे, उससे भी छोटे जीव यहाँ पर रहते हैं और उनका यह मछलियों का एक तरह से भोजन है। तो इनका एक समुदाय है, ये मरते हैं और फिर इनका विकास भी तेजी से होता है। अगला है नेक्टन समुदाय। नेक्टन समुदाय ये मछलियों का क्षेत्र है, ये इसमें शक्तिशाली है, रीढ़ विहीन नहीं है, रीढ़ युक्त मछलियां हैं, बड़ी बड़ी मछलियां, छोटी मछलियों से बड़ी मछलियां हैं। इसमें देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, पैलेजिक मछलियां और सागर तल की मछलियां। तो पैलेजिक मछलियां जो समुद्र तल से लेकर कुछ गहराई तक पाई जाती हैं, ये मछलियां, और सागर नितल की मछलियां जो काफी गहराई की मछलियां हैं। देखिए इसमें पैलेजिक मछलियों में जो तैराक नेक्टन समूह की मछलियां 2 समुदाय में विभाजित जाती है। देखिए इसमें समुदाय को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले वो मछलियां जो कुछ समय तक समुद्र से निकल के बाहर स्थल पर रहती है, जैसे सील है, बोलरस है, ये समुद्र भी रहती हैं और बाहर भी रहती हैं। और कुछ मछलियां ऐसी हैं जो सदा समुद्र में ही रहती हैं, जैसे व्हेल है। तो उस तरह की जो मछलियों का क्षेत्र है, पैलेजिक मछलियां जो ऊपर की मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, और सागर नितल की मछलियां जो बड़ी मछलियां हैं। इसके भी 2 भाग कर दिए गए। एक मछलियां वो जो स्थल पर आती हैं और फिर कुछ समय प्रवास करने के बाद चली जाती हैं, दूसरी वो मछलियां जो उसमें रहती हैं। ठीक है, तो मछलियों का ये एक तरह से खाद्य संसाधन है। अगला है बेंथस समुदाय। बेंथस समुदाय एक पादप और जंतुओं का एक समूह है जो समुद्र के तली पर रहता है। पादप भी है उसमें और जंतु भी रहते हैं। तली के, देखिए इस तली में घरौदा बनाकर रहते हैं। इसमें तली के ऊपर रहने वाले जीव समुदाय, तली के ऊपर रहने वाले जीव समुदाय, मतलब सरफेस है, सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर रहते हैं, यहीं पर तट के आसपास, सॉरी तली के आसपास। और ये कुछ जीव इसके अंदर घरौदे बना करके रहते हैं। तो ये गुफा में रहते हैं, चट्टानों के अंदर रहते हैं, घरौदे बनाकर रहते हैं। तो ये 2 तरह के हो गए, तली के ऊपर रहने वाले जीव समुदाय, दूसरा तलवासी जीव, तलवासी जो तल पर रहते हैं, तली के ऊपर तल पर रहने वाला, और तीसरा क्या है, तली के अंदर रहने वाला जीव। देखो ध्यान से, इसमें 3 आपको समुदाय देख रहे होंगे। एक यहाँ वन जो तली के ऊपर है, दूसरा है तली पर दूसरा समुदाय हो गया, तीसरा तली के अंदर घरौदा बनाकर रहता है। 3 समुदाय यहाँ दिख रहे हैं, तली के ऊपर रहने वाले जीव, तलवासी जीव और तली के अंदर रहने वाले जीव। 3 तरह के जीवी समुदाय हैं। ये इनकी प्रजातियों में विभिन्नता होती है, ये कई प्रकार की इनकी प्रजातियां होती हैं। कुल संसाधन का
जो समुद्री संसाधन उसका ये 16% अकेले ग्रहण करते हैं। मोलस्की जीव की प्रजाति यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। अगला है खनिज संसाधन के आधार पर इसका वर्गीकरण। खनिज संसाधन समुद्र के अंदर तमाम तरह के जो खनिज है उसके आधार पर, तो स्थिति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो पहले हम स्थिति के आधार पर वर्णन करते हैं। पहला है स्थिति के आधार पर भी इसके 3 भाग हैं। महाद्वीपीय मग्न तटों के खनिज, जो महाद्वीप के मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उस पर जो खनिज पाए जाते हैं उनकी। दूसरा महाद्वीपीय मग्न ढालों पर, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप पर। तीसरा गहरे सागर की तली पर पाए जाने वाले जीव। तो ये 3 तरह के जीव, 3 तरह के खनिज यहाँ पर दिख रहे हैं। कौन कौन से? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप पर और गंभीर सागर ड्रिप से प्लेन पर। वो 3 जगहों पर ये आपके दिख रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर कौन से खनिज पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर खास करके बजरी है, रेत है, मोनोजाइट है। ये बड़े रेत, बजरी, मोनोजाइट, गंधक, प्लेटिनम सब मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर महाद्वीपीय मग्न तटों में खासकर बजरी, रेत और मोनोजाइट। मोनोजाइट यहाँ देखिए, मैंने कोड भी किया 90%। तो 90% ये है कि भारत पूरे विश्व का जो मोनोजाइट का उत्पादन है वो केरल के तट पर मिलता है और यह पूरे विश्व का 90% अकेले है। तो इस तरह से मोनोजाइट के इस कारण भारत की स्थिति थोड़ी स्ट्रांग है, उस क्षेत्र में स्ट्रांग है, मोनोजाइट खनिज में आत्मनिर्भर है। अगला है महाद्वीपीय मग्न ढालों में पाए जाने वाले खनिज, जो उससे बारीक खनिज होते हैं। वह खनिज आपके यहाँ होते हैं जिसमें अम्लता और चूना के घुले हुए पदार्थ होते हैं, जो डायटम है और तमाम तरह के खनिज होते हैं, खास करके कोबाल्ट और प्लेटिनम ऐसे खनिज भी यहाँ मिलते हैं। गहरे सागर के तले पाए जाने वाले जिसमें निकल है, तांबा है, कोबाल्ट है, सोना भी है, हीरा भी है, ये सागर की गहराई में भी मिलते हैं। सोना केवल यहाँ ही नहीं मिलता, सोना तो हमारे यहाँ खदानों में मिलता है, नदियों के घाटियों में मिलता है, तो यहाँ पर भी मिलता है। निकल, खास करके निकल, तांबा और कोबाल्ट, ये 3 गहरे समुद्र में मिलते हैं सागर तले में। अगला प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण। धात्विक खनिज, ईंधन खनिज और निर्माण सामग्री। तो धात्विक खनिज में निकल है, तांबा, इस तरह के खनिज हैं। और ईंधन खनिज पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस भी है। और निर्माण सामग्री जैसे ग्रेवल है, बोल्डर है, रेत है, यह निर्माण सामग्री के आधार पर। जरा देखिए ध्यान से, ये जो खनिज संसाधन है, इन खनिज संसाधनों पर भविष्य की हमारी समुद्र पर डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है, क्योंकि ये सारे संसाधन वैसे हैं जो हमारे स्थल पर मिलते हैं, बस इनका उत्कर्षण अभी नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि उस तरह के हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया है और अभी खासकर हमारी इतनी जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे सरफेस के संसाधन समाप्त हो जाएंगे, वैसे ही इन संसाधनों पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, हमारी निर्भरता बढ़ेगी, हम इधर उत्खनन करना शुरू करेंगे। इसमें वो सारे संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं, जैसे इसमें देखिए आप ग्रेवल है, रेत है, बजरी है, बिल्डिंग मटेरियल भी है, ठीक है, धात्विक खनिज है जो औद्योगिक क्षेत्रों की है, ईंधन, खासकर ईंधन है, पेट्रोलियम, पेट्रोगैस। तो ये जो संसाधन है वही संसाधन तो हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं, लिहाजा हमारी आत्मनिर्भरता हमारी निर्भरता इस पर अभी कम है, लेकिन भविष्य में होने वाली है। तो ऊर्जा संसाधन, जरा देखिए, ऊर्जा संसाधन में हमारे यहाँ 2 वर्गीकरण है, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जो परंपरागत ऊर्जा है जिसका हम अभी भी उपयोग करते हैं। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का दोहन आज हम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पूरे विश्व में खनिज तेल को लेकर के आप देखते हैं, अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो अमेरिका और इराक की लड़ाई हो चुकी है, खाड़ी युद्ध हो चुका है, वो भी खनिज तेल के लिए ही तो हुआ था। ऐसा थोड़ी था कि केवल सद्दाम हुसैन और बुश के बीच में एक टकरार थी, नहीं, उसके पीछे वो भू राजनीति थी और उस भू राजनीति का केंद्र क्या था? खनिज तेल। और खनिज तेल पर वो सारे देश दबदबा करना चाहते हैं जो प्रतिष्ठित बहु बड़े देश हैं, जिनकी एक शाख है जैसे अमेरिका है, वो ताकतवर देश है, तो वो चाहता है कि इस पर हमारा दबदबा रहे। लेकिन
बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन खनिज तेल का उत्कर्षण आज भी हो रहा है, प्राकृतिक गैस आज भी पाया जा रहा है। भविष्य में और भी इस पर हम निर्भर होंगे। अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र कुछ जगहों पर ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे भारत में भी गुजरात के तट पर भी ज्वारीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, तरंग ऊर्जा का भी इस्तेमाल हो रहा है, बायोमास का भी इस्तेमाल हो रहा है, और भविष्य में भी इस पर हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। ताजा जल संसाधन, ये वो संसाधन है, समुद्र का जल, उसमें 35% ना केवल कि उसकी मात्रा कहें तो 1 लीटर जल में 35 ग्राम कह सकते हैं, या 35% कह सकते हैं, या 35 उसकी मात्रा। इतना अगर नमक रहेगा तो वो जल बेकार होगा। इसलिए समुद्र का जल बहुत बड़ी अथाह जल राशि है, लेकिन फिर भी समुद्र पेयजल का संकट उत्पन्न है। तो इस पेयजल को क्या हम उपयोग में ला सकते हैं? तो हाँ, निश्चित तौर पर हम आसवन विधि द्वारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरब, मालदीव या कुछ और भी जो प्रवाल निर्मित द्वीप है, जैसे मालदीव है, लक्षद्वीप के पास भी प्रवाल द्वीप है, और मालदीव में भी प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप पर इस देश की उत्पत्ति हुई है, ये देश अपना विकास कर रहा है। तो क्या कर रहा है, पेयजल कहाँ से मिल रहा है? इन लोगों ने वहाँ के जल को, समुद्र के जल को आसवन विधि द्वारा शुद्ध करके पेयजल का इस्तेमाल करते हैं। अरब देखिए, अरब में कोई भी नदी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से समुद्र के जल को उठाते हैं, उस आसवन विधि द्वारा उसको सही करते हैं, और उससे कैनाल बना करके सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। हालांकि बहुत कम, बहुत खर्चीला है, लेकिन भविष्य में हम इस जल का भी इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग समस्या हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के चलते जो हमारे यहाँ प्रवाल हैं, प्रवालों का अधिकताकरण में सागरीय वर्षा वन भी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा, मेंशन किया हमने, सागरीय वर्षा वन, प्रवाल, जहाँ पर प्रवाल अधिक हो जाते हैं उसे हम सागरीय वर्षा वन कहते हैं। लेकिन अब देखो हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर समुद्र में भी तो पड़ रहा है, तो समुद्र का जल भी तो गर्म हो रहा है। अब आपने प्रवालों के अध्ययन में आपने देखा होगा, तो उसके लिए एक आइडियल टेम्परेचर चाहिए, और आइडियल टेम्परेचर अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण सागरों के तापमान में वृद्धि हुई, निश्चित रूप से, जिस कारण प्रवाल विरंजन की स्थिति उत्पन्न हुई, प्रवाल की मृत्यु। अब विरंजन मतलब ये सामूहिक मौत, लिखा है प्रवालों का सामूहिक मौत हो गई, सागरीय परिस्थिति का संकट उत्पन्न हो गया। जैसे प्रवाल अत्यधिक मात्रा में मरने शुरू हो जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, समुद्री परिस्थिति का ह्रास होने लगेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह से आपको याद करने वाली चीजें क्या है, प्रवाल विरंजन, सागरीय वर्षा जल,